चलिए चाय पीने चलते हैं। सुरेश भाई तो हमेशा कनाडा की वादियों में खोए रहते हैं। चलिए चलिए। अरे अरे ये क्या हो रहा है आपको बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत सच में बिगड़ती चली जा रही है। चलिए चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। सगे पिता से कम नहीं है मेरे बाबूजी। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक बेटी की तरह ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, और आज इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो, मजबूरी दोनों तरफ है। अगर हम चाहे तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। खुदा का शुक्र है तुम मेरे सामने सही सलामत हो। मन खुश हो गया बेटे, मन खुश हो गया। जीवन चक्र इस तरह से घूमता रहा कि कभी थमने का नाम नहीं लिया। या सच पूछिए तो हमने ही थमने नहीं दिया। आप भी औरत की तरह स्वार्थी निकले। ऐसी औरत देखकर हमें कितनी पीड़ा होती है। ठीक है जगदीश बाबू, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है जगदीश बाबू। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल पटना वापस आ रहा हूँ। पटना आने पर विस्तार से आपसे बातें करूंगा। क्या बात है गोपाल बाबू, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है तिवारी जी कि मैं कल पटना वापस जा रहा हूँ। गोपाल जी, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। काफी सोच समझकर फैसला लिया है मैंने। मैं अपने बेटे बहू की जिद के आगे हार कर यहाँ चला आया। न जाने क्या क्या सपने संजोए थे हमने, लेकिन यहाँ आने पर सारा भ्रम टूट गया। ये सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पे टिके होते हैं। मैं आपकी परिस्थिति समझ रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी परिस्थिति आपकी परिस्थिति से भयावह है, फिर भी मैं उसी में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तिवारी जी, परिस्थितियों से हार कर आत्मसमर्पण कर लेना एक तरह की हार है, और मैं हारना नहीं चाहता। आपने तो अपना पुश्तैनी जमीन बेच दिया, अब आपके पास बचा है क्या? किसके भरोसे जिएंगे आप? बुरा न माने, ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया। गांव में एक खेत है जिसे दादाजी ने बहुत पहले मेरे नाम लिख दिया था। बस वही एक सहारा है। आपके बेटे को उस खेत के बारे में मालूम है क्या? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया। अगर उसे मालूम होता तो वो भी बिक गया होता। कुछ चीजें गोपनीय रहे तो उत्तम है। बहुत समझदारी का काम किया आपने। मैं तो भावुकता में आकर सब कुछ अपने बेटे को दे दिया, और नौकरी भी ऐसी कि पेंशन नहीं मिला। अब तो सारा जिंदगी बेटे और बहू पर आश्रित हूँ। माता पिता सारा जीवन अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे कभी अपने बारे में नहीं सोचते। वे जानते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी ही होती है, लेकिन अगर लाठी ही कमजोर हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। गोपाल जी के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ जगदीश बाबू।
कितने अरमान के साथ वे अपने बहू बेटे के पास दिल्ली गए थे। इसी बात से तो हैरान हूं करीम भाई कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता के साथ साजिश रचते हैं। माता पिता के अरमानों की कोई कद्र नहीं है उनके सामने। और गोपाल बाबू इसके एक मिसाल है। सारी गलती तो हम माता पिता की है कि हम अपने बच्चों से उम्मीदें पाल लेते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है जगदीश बाबू, कहीं देर ना हो जाए, हमें संभल जाना चाहिए। जीवन चक्र इस तरह से घूमता रहा कि कभी थमने का नाम नहीं लिया। या सच पूछिए तो हमने ही थमने नहीं दिया। भागते रहे और भागते रहे। अच्छा होता कि थोड़ी देर के लिए थम जाते तो शायद हम संभल जाते। भावुक हो गए सर जगदीश बाबू। आने दीजिए गोपाल बाबू को, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। करीम भाई, एक एक कप चाय हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। चाय की बड़ी तलब हो रही है सुबह से। देखिए सुरेश भाई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अब चाय बनाने की जहमत कौन उठाए। चलिए चौक पर आप लोगों को चाय पिलाता हूँ। शुक्रिया। सुना है गोपाल जी कल ही वापस आ रहे हैं। ठीक सुना है आपने, कल फोन पर बताया उन्होंने। लेकिन वे यहाँ रहेंगे कहाँ? वे तो सब कुछ बेच दिए यहाँ। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं सुरेश भाई? हम लोग हैं ना। माना कि उन्होंने अर्जुन बाबू से यह घर बेच दिया और मैं उसे किराए पर ले लिया। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वे हमारे घर में रहेंगे। करीम भाई, मेरे कहने का मतलब। बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए सुरेश भाई। जब किसी आदमी का भ्रम टूटता है ना, तो वो अंदर से टूट जाता है। चलिए चाय पीने चलते हैं। सुरेश भाई तो हमेशा कनाडा की वादियों में खोए रहते हैं। चलिए। आप जा रहे हैं गोपाल बाबू? मुझे छोड़कर? बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। याद तो आपकी बहुत आएगी तिवारी जी, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जाना तो होगा ही। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी औरों की तरह स्वार्थी निकले, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। अरे मैं तो आपको देखकर जीना सीख रहा था। शांत हो जाइए, हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देखिएगा एक दिन मैं भी सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चले जाऊंगा कि आप भी खोज नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कहते, मुझे पटना जाने दीजिए, वहां पहुंचकर सारा व्यवस्थित करके आपको भी वहां बुला लूंगा। मैं इंतजार करूंगा आपका। अपना ख्याल रखिएगा, फोन करते रहिएगा। बाबूजी, वो क्या हो बाबूजी? बाबूजी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है बाबूजी। मैं उनको बुलाती हूँ। अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। आ रहा हूँ शिला। बाबूजी आप पानी पीजिए। अरे ये क्या हो रहा है आपको बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत सच में बिगड़ती चली जा रही है। चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए।
कितनी बार कहा है कि एक बार पूरे बॉडी का थॉरो चेक करवा लीजिए, लेकिन आप है जो अपना ही जिद पर अड़े रहते हैं। अरे अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस बीच बीच में ये खांसी परेशान कर देती है बेटा। पर बाबूजी, एक बार पूरे बॉडी का थॉरो चेक करा लेने में हर्ज ही क्या है? जब एक बार मर्ज का पता चल जाएगा तो इलाज भी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे ये। अभी नहीं तो कल सुबह ही चलेंगे आप डॉक्टर के पास। और हाँ, अब थोड़ा आराम कीजिए बाबूजी, कंपनी का काम ये देख लेंगे। शीला बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी। कल सुबह ही आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिएगा। ऐसी हालत देख के हमें कितनी पीड़ा होती है बाबूजी। कितनी चिंता करते हो तुम लोग। क्या हुआ बाबूजी, आप चुप क्यों हो गए अचानक? बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है बाबूजी? मेरी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये क्या बोल रहे बाबूजी? चलिए सो जाइए, अभी आपको आराम की जरूरत है। गुड़िया की बहुत याद आ रही है। फ्लैट मिलते ही सोहन हम लोग को छोड़कर चला गया। उसने वादा किया था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन फ्लैट मिलते ही सब भूल गया, सब भूल गया। बाबूजी, सोहन भैया और भाभी क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जीवन के इस पड़ाव में हम दोनों भाइयों का आपके साथ रहना चाहिए था। लेकिन बाबूजी, आप तनिक भी चिंता नहीं करिए, आपका ख्याल रखने के लिए हम दोनों हैं ना। लीजिए बाबूजी, दवा खा लीजिए और दूध पी लीजिए। सो जाइए बाबूजी, आपको आराम की जरूरत है। तुम लोग भी जाके सो जाओ। अरे सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा। जाओ बेटा, जाओ जाओ ठीक है बेटा। बाबूजी। बाबूजी, रात में किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा दीजिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी। हाँ हाँ हाँ। अंकल, प्रणाम अंकल। राजीव, कैसे हो तुम? ठीक हो चाचा। अचानक तुम्हारे पिताजी के चले जाने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा। उन्हीं के इस प्रकार अचानक चले जाने से परेशान हैं हम। उनके जाते ही रागनी की भी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? फीवर उतर ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रागनी को देखूं, मुन्ना का ख्याल रखूं, घर का काम करूं या ऑफिस जाऊं। जिंदगी उलझ के रह गई है मेरी। मैं समझ सकता हूँ राजीव, पर तुम लोग को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियाँ हम लोग खुद उत्पन्न करते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर यह परिस्थिति बाबूजी ने खुद उत्पन्न की। उन्हें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। हम उनके बच्चे हैं। मुन्ना भी कितना याद करता है उन्हें। तुम लोगों ने गोपाल जी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बुरा ना मानना, इस उम्र में उनसे घर का सारा काम नहीं कराना चाहिए था, नहीं तो
हमारे बेटे बहू और तुम लोगों में अंतर क्या रह जाएगा? अंकल, हमारी मंशा उन्हें नौकर बनाकर रखने की कतई नहीं थी, मजबूरी थी हमारी। हम दोनों नौकरी करने वाले हैं, घर में आया नहीं है, कुछ दिन और संभाल लेते तो हम कोई न कोई व्यवस्था कर लेते। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है तो कैसे मैनेज कर रहे हो? पिछली आया को कितने पैसे देते थे तुम लोग? 15,000 रुपया महीना। तुम लोग चाहो तो इस समस्या का निदान है मेरे पास, यदि तुम लोग को उचित लगे तो। 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं, पर मिल जाए और घर का काम संभाल ले। आपकी नज़र में कोई है अंकल? मैं हूँ, तुम लोग जो दोगे मैं रख लूँगा, बस थोड़ी इज्जत की आशा करता हूँ। मैं अपने घर से निकल जाना चाहता हूँ। यह क्या कह रहे हैं अंकल? इस उम्र में ये सब काम करेंगे आप? क्यों, तुम्हारे बाबूजी भी तो किया करते थे, उस समय उनके उम्र का लिहाज नहीं हुआ तुमको? पर वे हमारे बाबूजी थे, कुछ मजबूरी थी हमारी। मुझे भी अपना बाबूजी मान लो, क्योंकि मजबूरी हमारी भी है और तुम्हारी भी। इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। पर आपके बहू बेटे? उन्हें मैं संभाल लूंगा। उनसे तो पैसा नहीं ले सकता, पर तुमसे तो ले सकता हूँ। बुढ़ापे में एक हुनर सीखा है मैंने, जिसका उपयोग मैं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो, मजबूरी दोनों तरफ है। अगर हम चाहे तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हेलो, हाँ बात हुई गोपाल अंकल से? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलो अच्छी बात है, रास्ते में ख्याल रखना उनका। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सो रहे हैं तो सोने दो, कोई बात नहीं, कल बात करेंगे उनसे। हाँ ठीक है। अल्लाह हिफाजत करे तुम दोनों की। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा फोन रखता हूं। कहिए सुरेश भाई। केवल अपने ही खुश मत होइए, मुझे भी तो बताइए कि बात क्या है करीम भाई। मैंने बेटे को गोपाल जी का नंबर दिया था कि उनसे बातें कर ले, और खुशी की बात है कि दोनों की बातें भी हो गई और दोनों एक साथ पटना आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, अब जाके तसल्ली मिली मुझे। सुरेश भाई, सब अल्लाह की रहमत है, सब अल्लाह की रहमत। यह तो बड़ी खुशी की बात है करीम भाई। चलिए इसी बात पर। हाँ, एक एक प्याली चाय हो जाए। बहुत चाय की तलब होती है सुरेश बाबू। करीम चाचा, क्या बात है मोहन, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी? चाचा, बाबूजी की तबीयत रात से ही काफी खराब है, और वो है कि हॉस्पिटल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सोहन भैया, भाभी और गुड़िया जब से इस घर से गए, तब से उनकी हालत और भी बिगड़ती चली जा रही है। अब आप ही लोग चलकर उनको संभालिए चाचा। या अल्लाह, रहम कर। चलो मोहन, सुरेश भाई आप भी चलिए, हम दोनों जगदीश बाबू से मिलकर आते हैं और उन्हें समझाते हैं। चिंता मत करो मोहन, कुछ नहीं होगा जगदीश बाबू को, हम सब है ना। करीम भाई, आप मोहन के साथ जाइए, हम पीछे से आते हैं। थोड़ा देर के लिए शर्मा जी के पास जाना है, वरना उनसे भेंट नहीं हो पाएगी। आप चलिए चाचा, सुरेश चाचा पीछे से आ जाएंगे। ऐसी भी क्या जरूरी काम है सुरेश भाई, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? आप मोहन के साथ चलिए, मैं थोड़ी देर में जगदीश बाबू के पास आता हूँ। आप हमेशा बेचैन रहते हैं सुरेश भाई। जाइए, जल्दी जाइए और अपना काम निपटा करके जगदीश बाबू के घर आइए। बस मैं अभी गया, अभी आया। चलो मोहन, लेकिन कल जगदीश बाबू से मिला था तो वो तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया उन्हें? चलिए करीम चाचा।